चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि क्या क्या एविडेंसेस हैं सरफेस टेंशन की एग्जिस्टेंस के लिए। अब बात कर रहे हैं हम कि मॉलिक्यूलर लेवल पर सरफेस टेंशन को, या ये कहना कि लिक्विड की टॉप सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है और वो अपना एरिया मिनिमाइज़ करना चाहती है, तो इस चीज़ को हम मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन की मदद से किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जो कोहेसिव या एडहेसिव फोर्सेस हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और वो कब एक्टिवेट होते हैं? वो तब एक्टिवेट होते हैं जब कोई भी दो पार्टिकल, जब कोई भी दो मॉलिक्यूल किस रेंज में आ जाते हैं? मॉलिक्यूलर रेंज में आ जाते हैं। और मॉलिक्यूलर रेंज के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए? अराउंड 10⁻⁹ मीटर के आसपास होनी चाहिए। तो जब भी कोई दो मॉलिक्यूल 10⁻⁹ मीटर के आसपास या उससे भी अधिक नज़दीक आ जाएंगे, तभी ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिव होते हैं। और ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, है ना। मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर ऑल्सो। अब देखिए, नीचे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, इसकी मदद से हम कोशिश करते हैं ये बात समझने की कि किस तरीके से कोई भी लिक्विड की टॉप सरफेस या लिक्विड की सतह चाहेगी अपने एरिया को मिनिमाइज़ करना। देखिए, ये मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है। इस कंटेनर में बहुत सारे मैंने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। स्फेयर्स के सेंटर पे जो मैंने बनाए हैं सब मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे इस पूरे कंटेनर में। ये लिक्विड का टॉप लेवल है ना। लिक्विड की सरफेस जैसे हम बोल रहे हैं, दिस लिक्विड का टॉप लेवल। अब देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक रीजन ऐसा होता है जहाँ तक वो मॉलिक्यूल अपनी एक्टिविटी शो कर सकता है, या जिस स्फेरिकल रीजन को आप कह सकते हो स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, है ना। स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी मतलब कि इस मॉलिक्यूल के आसपास का एक पर्टिकुलर रीजन ऐसा होगा जहाँ तक वो मॉलिक्यूल, सेंटर वाला मॉलिक्यूल, अपनी इन्फ्लुएंस को शो कर पाएगा, या जिस रीजन में आने वाले या जिस स्फेरिकल रीजन में आने वाले अन्य मॉलिक्यूल्स को ये सेंट्रल मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर पाएगा। वो स्फेरिकल रीजन क्या कहलाता है? स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। ये मैंने टॉप सतह वाला मॉलिक्यूल बनाया है, ये सतह से जस्ट नीचे वाला मॉलिक्यूल बनाया है, और ये मैंने सतह से आप मान लीजिए सिग्निफिकेंटली नीचे एक मॉलिक्यूल बनाया है, और ये विद इन दी कंटेनर बनाया है। एक एक मॉलिक्यूल को देखते हैं अपन, उस पर नेट फोर्स देखते हैं, एनालाइज करते हैं और पता करते हैं कि नेट फोर्स के आधार पर किस तरीके से हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती होगी और लिक्विड की सरफेस जो है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तो यदि कोई मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ विद इन दी कंटेनर, कहीं भी इस तरीके से, यदि कोई भी कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं, जैसे मैंने ये वाला मॉलिक्यूल लिया है, मैं देखता हूँ कि इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ पर जो भी अन्य मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, वो बराबर बराबर अट्रैक्टिव फोर्स लगा करके खींच रहे होंगे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स, इस सेंट्रल मॉलिक्यूल पर, सेंटर वाला है मॉलिक्यूल, बाकी तो उसका ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो सेंट्रल मॉलिक्यूल पर ये सभी मॉलिक्यूल जो यहाँ पर आएंगे, इस रीजन में आएंगे, यहाँ पर आएंगे आसपास, वो सब बराबर बराबर फोर्स लगा रहे होंगे, इसलिए नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल पे कितना हो जाएगा? 0। यदि इस मॉलिक्यूल की बात करूँ विच इज़ एग्जैक्टली ऑन दी टॉप सरफेस, लाइक दिस, इस मॉलिक्यूल को देखता हूँ मैं, तो इस मॉलिक्यूल को सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे इस तरीके से, तो नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल पर जो कि सतह पर है, इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? इस मॉलिक्यूल पर जो कि सतह पर है, इस पर नेट फोर्स आएगा कहाँ? डाउनवर्ड। इस मॉलिक्यूल में भी आप देख सकते हो जो कि टॉप सतह से थोड़ा सा ही नीचे है, ये वाला मॉलिक्यूल आप देख सकते हो, सेकंड वाला, ये भी टॉप सतह से थोड़ा सा नीचे लिया है मैंने, कहीं इस लेवल पर। इसमें भी आप देखोगे तो जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स डाउनवर्ड ही आएगा, इसमें भी नेट फोर्स जो आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। ये मॉलिक्यूल जो कि मैंने सिग्निफिकेंटली विद इन द लिक्विड ले लिया है,
यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से ज़्यादा गहराई है उतनी भी गहराई एग्जैक्टली मैंने लेता हूँ, है ना। जो भी स्फेयर बनेगा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी का, जहाँ तक कोई भी मॉलिक्यूल अपना इफेक्ट शो कर सकता है इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, यदि उस स्फेयर की रेडियस से ज़्यादा नीचे कोई भी मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूँ, ज़्यादा नीचे कोई भी मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, या इनफैक्ट उस रेडियस के बराबर भी मैं गहराई पर कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, तो उस पर भी मैं देख रहा हूँ कि इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, क्योंकि ज़ीरो होगा, क्योंकि चारों तरफ से मॉलिक्यूल इसको खींचने के लिए अवेलेबल हैं। इस मॉलिक्यूल की बात करूँ तो इसको देखो, ऊपर एयर आ गई है, यहाँ पे एयर है, एयर के मॉलिक्यूल नहीं खींचेंगे इस पानी वाले मॉलिक्यूल को या लिक्विड वाले मॉलिक्यूल को, विच इज़ एट दी सेंटर। यहाँ पर भी अपन देखें तो जो नेट फोर्स आएगा वो नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल इफेक्टिव फोर्स कहाँ बनाएंगे, नीचे बनाएंगे। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि इन मॉलिक्यूल्स पर दोनों पर नेट फोर्स, जो कि सतह के आसपास के मॉलिक्यूल्स हैं, उन पर नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो ये मॉलिक्यूल जो कि सतह पर अवेलेबल हैं वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किधर जाने की कोशिश करना, नीचे जाना, यानी कि टॉप सतह पे कम से कम मॉलिक्यूल रहना चाहेंगे, और वो तभी संभव है जब टॉप सतह अपना एरिया मिनिमाइज़ करना चाहे, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट होना पड़ेगा टॉप सतह पर, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट होना पड़ेगा टॉप सतह पर। ठीक है, एक और चीज़ मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा आगे, विच इज़ सरफेस एनर्जी। वो भी आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में, हालांकि मैं आगे और डिफाइन करूँगा उसको प्रॉपरली। आप देख रहे हो कि ये जो मॉलिक्यूल है इस पर नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। यदि मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो मुझे इस नेट फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसका विरोध करना पड़ेगा ऊपर मॉलिक्यूल को ले जाने के लिए। मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा यदि मैं मॉलिक्यूल्स को ज़बरदस्ती ऊपर जमा करना चाहता हूँ टॉप सतह पर, तो है ना, किस फोर्स का मुझे विरोध करना पड़ेगा, इस नेट फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इस नेट फोर्स का मुझे विरोध करना पड़ेगा यदि मैं मॉलिक्यूल्स को टॉप सतह पर जमा करवाना चाहता हूँ तो। और मॉलिक्यूल्स को टॉप सतह पर जमा करवाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, और जो मैं वर्क करूँगा वही इस सतह के एरिया इंक्रीमेंट के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, वही मेरा किया गया वर्क। यानी कि जो भी मैं वर्क करूँगा मॉलिक्यूल्स को ऊपर जमा करने में सतह के एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना चाहता हूँ, यदि मैं ज़्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जमा करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा इस नेट डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट, और जो मैं वर्क करूँगा वही इस सरफेस की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी बोलेंगे ना। उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलने वाले हैं सरफेस एनर्जी, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आई थिंक मेरे हिसाब से आपको मेरी बात क्लियर हो गई है कि किस तरीके से सभी मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और वो नीचे की तरफ जाना चाहते हैं। बट यदि हम किसी मॉलिक्यूल को ज़बरदस्ती ऊपर लाना चाहेंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो जो हम वर्क करेंगे वही इस सतह की पोटेंशियल एनर्जी, जिसे सरफेस एनर्जी बोल रहे हैं, उसके रूप में हमारा वर्क आकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल बातें थी, कंसेप्चुअल बातें थी, जिसमें मैंने बताया आपको कि किस तरीके से लिक्विड की टॉप सतह चाहती है कि हम कम से कम नंबर ऑफ पार्टिकल टॉप सतह पर रहें, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल यदि टॉप सतह पर रहेंगे तो ज़्यादा सरफेस एनर्जी होगी, और कोई भी सिस्टम चाहता है अपनी एरिया को, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज़ करना। तो यदि इस सतह को अपनी एनर्जी मिनिमाइज़ करनी है तो इस सतह को अपने पास कम से कम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स रखने चाहिए, इसलिए सतह चाहती है अपने एरिया को मिनिमाइज़ कर लेना। ठीक है, चलिए अब मैं मैथमेटिकली डिफाइन करने वाला हूँ सरफेस टेंशन। चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि भैया ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो हमारी लिक्विड है, कि लिक्विड की जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। बट मैं यदि मैथमेटिकली डिफ़ाइन करना चाहता हूँ सरफेस टेंशन को, तो मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा, तो देखिएगा, मैथमेटिकली सरफेस टेंशन इज़ डिफाइंड as the force acting on unit length of an imaginary line drawn on free surface of लिक्विड। तो देखिए सरफेस टेंशन को हम किस तरीके से डिफाइन करने वाले हैं मैथमेटिकली।
समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लिक्विड की टॉप सरफेस है मान लेते हैं। इस टॉप सरफेस पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी। इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ मैंने मान लो ले ली है L। अब इस इमेजिनरी लाइन पर बहुत सारे लिक्विड के पार्टिकल्स लाई कर रहे होंगे, ऐसा समझ लेते हैं अपन। इन लिक्विड के पार्टिकल्स को लेफ़्ट वाले पार्टिकल अपने पास खींच रहे होंगे ऐसे कुछ F फोर्स लगा करके, और ऑब्वियसली राइट वाले लेफ़्ट वाले दोनों पार्टिकल खींच रहे होंगे, तो कुछ पार्टिकल इधर भी ऐसे कुछ F फोर्स लगा करके इस लाइन पर उपस्थित सभी पार्टिकल्स को खींचने की कोशिश की जा रही है। लेफ्ट में भी कोशिश की जा रही है, राइट में भी कोशिश की जा रही है। तो हम सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? सिंपली सरफेस टेंशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी एक तरफ का आप फोर्स ले लो, लेफ्ट का या राइट का, तो हम डिफाइन कर रहे हैं सरफेस टेंशन को, फोर्स कितना एक्ट कर रहा है अपॉन कितनी लेंथ हमने ली है, या फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ। फोर्स acting on unit length of an imaginary line by the liquid particles is defined as surface tension। तो लिक्विड की टॉप सतह पे हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई, उस इमेजिनरी लाइन पर जो भी पार्टिकल्स अवेलेबल हैं उनको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के लिक्विड के पार्टिकल खींच रहे हैं। तो किसी भी एक तरफ का फोर्स ले लो और उस इमेजिनरी लाइन की लेंथ ले लो, यानी कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ हो गया ना। F/L को पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं अपन, है ना। F/L कितना फोर्स लगा कितनी लेंथ, यदि आप लेंथ बढ़ाओगे तो फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा, सच दैट जो रेशो है पर यूनिट लेंथ का जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या बोल सकते हैं अपन? यूनिट बोल सकते हैं अपन न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। इस तरीके से अपन सरफेस टेंशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली। यूनिट भी आपको आई होप क्लियर हो गई है मेरी। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए ले रहा हूँ, जहाँ पर आप आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे कि सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर या अलग अलग केसेस में वो कितना कितना लगेगा और किस किस तरीके से वो फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहे हैं अपन, कुछ एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिंग हमें दी हुई है, इस तरीके से कोई रिंग दी हुई है। इस रिंग पर लिक्विड की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, लिक्विड की सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा इस पूरी रिंग पर, यदि मुझे डिफाइन करना है। तो देखिए रिंग के अंदर, है ना, रिंग थोड़ी सी थिक होगी ऑब्वियसली, रिंग के अंदर भी पानी है यहाँ पर या कोई लिक्विड है, और रिंग के बाहर भी कोई लिक्विड है ना। रिंग के अंदर भी लिक्विड है, बाहर भी लिक्विड है। तो रिंग की अंदर वाली सतह और बाहर वाली सतह दोनों को यदि टच किया जा रहा है लिक्विड के द्वारा, इस तरीके से समझिएगा। देखिए ये ऐसे है, मान लो आप, थोड़ी थिकनेस है इसकी, ऐसी है एक रिंग मान लीजिए, है ना। रेडियस, रिंग की इनर रेडियस भी आर ही बोलोगे आप, आउटर रेडियस भी अपन आर ही बोलेंगे। तो टोटल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से वो कितना लगेगा? देखो फोर्स को हम यहाँ से ऊपर से डिफाइन कर सकते हैं आराम से। फोर्स इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ L। तो यहाँ पर देखें सरफेस टेंशन T है, 2πr लेंथ पर पानी टच कर रहा है ना। पानी देखो आप अंदर भी टच कर रहा होगा या लिक्विड अंदर भी टच कर रहा होगा इस रिंग को, और लिक्विड बाहर भी टच कर रहा है इस रिंग को। तो अंदर वाली सतह और बाहर वाली सतह दोनों को टच करने के कारण जो टोटल लेंथ कांटेक्ट में आ रही है वो हो गई 2πr + 2πr × T। तो इतना फोर्स लिक्विड लगाएगा इस रिंग पर नीचे की तरफ। अब यदि इस रिंग को आप पुल करके ऊपर खींचना चाहते हो, यदि आप इस रिंग को पुल करके ऊपर खींचना चाहते हो तो कम से कम इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तब आप इस रिंग को ऊपर खींच करके उठा करके ले जा सकते हो, अदरवाइज इस रिंग को आप ऊपर नहीं खींच सकते। मान लीजिए किसी प्लेट की बात करें, तो मैंने बात की किसकी? रिंग की, है ना, थोड़ी विड्थ वाली रिंग है। सेकंड केस में मान लो कोई डिस्क है अपने पास, डिस्क बना देते हैं अपन इस तरीके से। देखिएगा एक बार, ये एक डिस्क बना रहा हूँ मैं। डिस्क तो ऑब्वियसली ये तो मटेरियल है इसके अंदर यहाँ पर। तो अब लिक्विड कितनी सरकमफेरेंस या कितनी लेंथ ऑफ डिस्क को टच करेगा?
डिस्क की कितनी लेंथ को टच करेगा लिक्विड। ये डिस्क है, इस तरीके से मान लो आप, कितनी लेंथ पे टच करेगा लिक्विड, यहाँ टच करेगा पेरीफेरी पर ओनली। रिंग में तो क्या हुआ था, रिंग में अंदर वाली पेरीफेरी भी टच की और बाहर वाली पेरीफेरी भी टच की, तो दो जगहों पर टच किया था लिक्विड ने इस रिंग को। बट यहाँ पर डिस्क के केस में तो ये जो डिस्क है हमारी, देख लेते हैं एक बार, बना देता हूँ फिगर। ये डिस्क है मान लो आप, इस तरीके से ये डिस्क है। अब मैं इस डिस्क को लिक्विड की सतह पे रख देता हूँ, तो लिक्विड सिर्फ इस पेरीफेरी पे ही तो टच करेगा, इसको जो भी आर रेडियस होगी उस आर रेडियस की इस पेरीफेरी को टच करेगा लिक्विड। तो अब की बार यदि मुझे इस डिस्क को उठाना है ऊपर, तो कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 2πr, वो पेरीफेरी हो गई जिसको सरफेस टेंशन जिस पर लिक्विड टच कर रहा है, तो T इंटू 2πr विल बी दी फोर्स, है ना। T इंटू 2πr विल बी दी रिक्वायर्ड फोर्स टू पुल दी डिस्क इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और देखते हैं कोई सिंपल सा एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है, कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब या कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, ऐसे रखा हुआ है, मान लो इस तरीके से रखा हुआ है। मान लो कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब या सिलेंड्रिकल पाइप, ऐसे रख दिया हमने इसको इस तरीके से। ये इसकी लेंथ L ले लेते हैं, इसकी लेंथ L ले लेते हैं, अंदर की तरफ जो गहराई है वो हमने L ले ली है। अब लिक्विड कैसे टच करेगा इस सिलेंडर को, देखा जाए तो इस पूरी सतह पे ही तो टच करेगा, यहाँ तक देखो आप, पीछे जो भी गहराई होगी ना वहाँ तक टच करेगा। ऐसे ही इधर भी करेगा, है ना, इस रीजन में भी टच करेगा। तो यहाँ पर लिक्विड ने कितना लेंथ टच की, L, सरफेस टेंशन कितनी है, T, तो फोर्स कितना हो जाएगा, T इंटू L इधर, और इधर भी कितना हो जाएगा फोर्स, T इंटू L हो जाएगा। तो टोटल फोर्स जो सिलेंडर को नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा वो कितना हो जाएगा, T इंटू L दोनों साइड्स में, है ना। T इंटू L फोर्स लेफ्ट में, T इंटू L फोर्स राइट में, तो इतना नेट डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स लग रहा है लिक्विड का। तो हमको सिलेंडर को खींच के ऊपर उठाना है, तो हमको इतना फोर्स लगाना ही लगाना पड़ेगा, प्लस इसका जो mg है वो अलग से, है ना। ये तो वो फोर्स है जो लिक्विड लगा रहा है नीचे की तरफ इस सिलेंडर पर, इसको पकड़ के रखने के लिए। अब सिलेंडर ने क्यों ये लिक्विड ने सिलेंडर को क्यों पकड़ रखा है, सरफेस टेंशन के फोर्स की वजह से पकड़ रखा है ना, सरफेस टेंशन के फोर्स की वजह से पकड़ रखा है। इसमें आप थोड़ा सा इसको देखिएगा इस तरीके से, जब ये लिक्विड यहाँ पे टच कर रहा होगा ना इस सिलेंडर को, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सरफेस ऐसी हो गई एकदम, एंगल जो है देखिए इस तरीके से सिलेंडर है ये, और लिक्विड जो है इस तरीके से टच कर रहा है, मान लो आप एकदम ऐसे, एकदम ऐसे। तो मतलब जो यहाँ एंगल बन रहा है ना, ये ऑलमोस्ट कितना ले रहे हैं अपन, 0 डिग्री ले रहे हैं। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे आगे चल कर के, बट अभी जस्ट ये मान लें आप कि कितनी कितनी लेंथ टच कर रही है किस किस ऑब्जेक्ट के केस में। मैं सिर्फ आपको इतना सी बात बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के केस में कितनी कितनी लेंथ सॉलिड की लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर इस सिलेंडर की ये वाली L लेंथ कांटेक्ट में है, और ऐसे ही एक L लेंथ इधर कांटेक्ट में होगी, तो T इंटू एल ये टोटल सरफेस टेंशन का फोर्स हो गया। और मैं इसको ऐसे मान रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से मान रहा हूँ कि जो सिलेंडर है इस पर जब लिक्विड टच करने आया ना, तो ऐसे आया एकदम, ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया। तो जो लिक्विड का सरफेस टेंशन का फोर्स है ना, वो नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, ये नीचे की तरफ फोर्स आ रहा है ऐसे। तो मेरे को इसको पुल करना है ऊपर की तरफ, तो कितना फोर्स लगाऊंगा, T इंटू एल इधर लग रहा है नीचे, T इंटू एल इधर लग रहा है नीचे, तो टोटल फोर्स मैं ऊपर कितना लगाऊंगा, 2TL लगाऊंगा, तब जाकर के मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर पुल कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को थोड़ा सा समझ लेना है बातों को, कि जो रिंग थी, रिंग के केस में दो जगह लिक्विड संपर्क में था सॉलिड की सतह के, 2πr 2 बार संपर्क सतह ली है मैंने। डिस्क के केस में ये डिस्क है, सिर्फ एक ही जगह संपर्क हो रहा है लिक्विड का इस डिस्क के साथ, तो वो लेंथ कितनी होगी संपर्क वाली, वो होगी 2πr। सिलेंडर के केस में L लेंथ यहाँ पर संपर्क में आ रही है और ये वाली L लेंथ भी संपर्क में आ रही है, तो टोटल संपर्क लेंथ हो गई कितनी, 2L। तो T इंटू 2L लिख दो, या दोनों तरफ का अलग अलग लिख दो आप, फोर्स TL प्लस TL करके लिख दो। ठीक है, आई थिंक मेरी बात थोड़ी बहुत आपको क्लियर हो रही होगी। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको मेरी बातें बिल्कुल और भी ज़्यादा परफेक्टली क्लियर होती चली जाएंगी, राइट।